Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक वन का मॉड्यूल वन इंडिया एंड वर्ल्ड थ्रू द एजेस लेसन फोर मॉडर्न वर्ल्ड टू जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learners. Now we are going to cover up next topic which is immediate consequences of World War First. प्रथम विश्व युद्ध का क्या परिणाम रहा, हम लोग इस टॉपिक में वो चीज देखने वाले हैं। World War First was one of the most disastrous and frightening events the world had witnessed. A million people, including innocent civilians, lost their lives. There was a large scale damage of property in most of the European countries. The total expenditure was estimated at a strategic figure of $180 billion. The economy of most of the countries was shattered, resulting in social tension, unemployment and poverty. तो जो प्रथम विश्व युद्ध था वो सबसे ज्यादा खतरनाक था, सबसे ज्यादा भयंकर भयावह था और ये एक ऐसा इवेंट हुआ पूरे विश्व के इतिहास में जिसे लोगों ने देखा। इसमें मिलियंस ऑफ पीपल, उनमें कौन कौन लोग थे? इनोसेंट जो नागरिक थे, जो आम निर्दोष जनता थे, उन्होंने भी अपने जीवन को खो दिया, मीन्स उनकी भी मृत्यु हो गई। बहुत ही बड़े स्तर पर से प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज थे, उन सबको मिला करके बस अगर टोटल इसका एक्सपेंडिचर बस एस्टिमेट करके निकाला गया तो वो कितना था, $180 बिलियन। इतने प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचा था। इनमें जो बहुत सारे जो ऐसे देश थे जिनका आर्थिक कंडीशन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, क्यों वो पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, उनमें सोशल स्तर पे टेंशन था, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा था, साथ में उनके अंदर उनके यहाँ पूरी तरह से गरीबी जो थी वो पूरी तरह से बढ़ गई थी। Between January and June 1919, the Allied powers met at a conference in the place of Versailles, Paris, to decide the future of the defeated powers. Though the representatives of nearly 27 countries attended the conference, the decisions were taken by heads of state of Britain, France, and USA. Russia was excluded and the defeated powers were not allowed to attend. The Allies signed different treaties with the defeated powers. The most important of them were the Treaty of Versailles signed with Germany, the Treaty of Saint-Germain with Austria, and the Treaty of Sèvres with Turkey. तो जनवरी और जून 1919 के मध्य में क्या हुआ कि जो अलाइड पावर्स, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस को बुलाया वर्साइल्स के पैलेस में। इसमें जो पेरिस है वो जो भी पावर्स हार गए थे, जो भी डिफीट हो गए थे, उनके फ्यूचर को यहाँ पे निश्चय किया जाना था। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे 27 देश के, वो सब इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किए। और क्या निर्णय लिया गया और किसके द्वारा लिया गया? तो निर्णय स्टेट जो ब्रिटेन है स्टेट, उसके हेड के द्वारा, फ्रांस और यूएसए इन लोगों ने डिसीजन दिया। रसिया को इस कॉन्फ्रेंस से बाहर कर दिया गया था क्योंकि वो लोग हार चुके थे और जो डिफीटेड पावर्स थे उनको इस मीटिंग को, इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए परमिशन नहीं दिया गया था। ये जो एलाइज थे वो डिफरेंट ट्रीटीज के साथ, अलग अलग पावर्स के साथ साइन किए गए थे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटी था वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था, जो कि जर्मनी के साथ साइन किया गया था। ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन था जो कि ऑस्ट्रिया के साथ साइन किया गया था। और ट्रीटी ऑफ सर्व्स था जो कि टर्की के साथ साइन किया गया था। The Treaty of Versailles shattered Germany politically, economically, and militarily. Germany was held guilty of aggregation and was asked to pay a huge amount of money as compensation for the war. Alsace and Lorraine, which were taken from France in 1871, were to be returned to France. Rhineland, the land between France and Germany, was demilitarized and brought under the control of the Allied powers. The coal-rich Saar Valley was given to France for 15 years. German army was disbanded, ships were sunk, and the army was restricted to
100,000 soldiers only. Germany was deprived of all her colonies. Much of her territories in Europe were given to Belgium and Poland. तो ये जो वर्साइल्स का ट्रीटी था उसमें जो जर्मनी था उसने पॉलिटिकली इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली खुद को शैटर कर दिया था। जर्मनी को अपना गिल्टी फील हुआ और उसने बहुत बड़े रकम को एज अ कॉम्पनसेशन विश्व युद्ध में जो उसमें जो भी खर्च आए थे उसमें कुछ हिस्सों को उसने क्या किया, उसको उसने पे करने के लिए बोला। एल्सिस और जो लॉरेन जो कि फ्रांस से ले लिया गया था उसे 1871 में फ्रांस को वापस रिटर्न कर दिया गया। राइनलैंड जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच का जमीन है उसे भी डिमिलिटराइज किया गया, मीन्स वहां से मिलिट्री को हटा दिया गया और ये एलाइड पावर्स के कंट्रोल के अंदर ले आया गया। जो कोल रिच सार वैली है जिसमें कोयले ज्यादा पाए जाते हैं ये फ्रांस को दे दिया गया 15 साल तक के लिए। जो जर्मन आर्मी था उसको डिसबैंडेड कर दिया गया, बस उसके ऊपर से जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया। शिप्स को डुबा दिए गए और जो आर्मी था वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था आर्मी के ऊपर। जो जर्मनी था उसका पूरा जितना भी कॉलोनी था उसको डिप्राइव कर दिया गया था और उसका जो ज्यादातर जो टेरिटरीज था यूरोप में उसको हटा करके बेल्जियम और पोलैंड को दे दिया गया। The Treaty of Saint-Germain separated Hungary from Austria and Hungary was made an independent state. Austria had to recognize the independence of Hungary and had to give part of her territories to Czechoslovakia, Romania and Yugoslavia. The Treaty of Serbs broke up the Ottoman Empire. Some of its states were given to the Allied powers as mandates. For example, Palestine and Mesopotamia were given to Britain and Syria to France. The Allied powers were to look after these countries till they became self-reliant. तो ये जो ट्रीटी था सेंट जेरमिन का उसमें क्या हुआ कि हंगरी को ऑस्ट्रिया से सेपरेट कर दिया गया और हंगरी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। ऑस्ट्रिया ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया और उसने हंगरी को तो इंडिपेंडेंट कर दिया, साथ में उसने कुछ हिस्सों को जैसे कि कुछ टेरिटरीज थे जैसे कि चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और यूगोस्लाविया ये भी वापस कर दिया। ट्रीटी के कारण जो ओटोमैन एम्पायर था वो पूरी तरह से बिखर गया था और इसके जो कुछ स्टेट्स है वो एलाइड पावर्स को मैंडेट्स के लिए दे दिया गया, जैसे कि एग्जांपल में पैलेस्टीन है, मेसोपोटामिया है वो ब्रिटेन को दे दिया गया था और सीरिया फ्रांस को दे दिया गया था। ये जो एलाइड पावर्स थे उन्होंने इन कंट्री की देखभाल की जब तक ये खुद से सेल्फ रिलायंट ना बन गए, खुद से अपने पैरों पे खड़े होने लायक ना बन गए। The war and the peace treaties transformed the political map of the world, particularly Europe. After the October Revolution in Russia, the ruling dynasty of the Romanovs was overthrown. By the end of the war, Hohenzollern dynasty of Germany and Habsburg dynasty of Austria were removed and republic government was set up. Monarchy was also abolished in Turkey after revolution in 1922. Two new states, Czechoslovakia and Yugoslavia, were created out of the territories taken from the defeated powers. Hungary emerged as an independent state. Baltic states such as Estonia, Lithuania, Latvia, and Finland were made independent states. The states of Romania and Poland were enlarged in size. All this changed the boundaries of most of the states of Europe. तो ये जो युद्ध था और इसमें जो कि शांति के जो प्रस्ताव थे वो पूरी तरह से जो वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप उसको ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। पार्टिकुलरली ये यूरोप को जाके सफर करता है। जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन रसिया में हुआ था उसके बाद जो रूलिंग डायनेस्टी था रोमानोव्स को उसको हटा दिया गया और इस युद्ध के अंत होते होते होहेंजोलन जो वंश थे जर्मनी के और हैब्सबर्ग जो डायनेस्टी थी वो ऑस्ट्रिया से उनको हटा करके वहां पे रिपब्लिक गवर्नमेंट का सेटअप किया गया था। मोनार्की को भी रोक दिया गया टर्की में। रिवॉल्यूशन जो क्रांति हुआ था 1922 में उसके बाद मोनार्की को वहां से हटा दिया गया और दो नए स्टेट्स चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया का क्रिएशन हुआ, बनाया गया और जो भी डिफीटेड पावर्स है उनसे ये टेरिटरीज को वापस ले लिया गया। हंगरी को एज एन इंडिपेंडेंस स्टेट इसे खड़ा किया गया और जो बाल्टिक स्टेट था जैसे कि एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, फिनलैंड इनको भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया गया। कुछ स्टेट से रोमानिया और पोलैंड इनको भी साइज में बड़ा कर दिया गया और ये जितने भी बाउंड्रीज थे
यूरोपियन स्टेट्स के उसमें बहुत बड़े बदलाव देखे गए। It was evident that the peace settlements were dictated and unequal settlements which were imposed upon the defeated powers. They had no say in the deliberations. The end of the war saw the end of European supremacy and emergence of USSR and USA as major powers. The period also saw the strengthening of national movement in the countries of Asia and Africa. Even before the war ended in November 1918, the US President Woodrow Wilson had proposed a peace program known as the Wilson 14 Points. The most important point was the proposal for the establishment of an international organization maintaining peace and security in the world. On the basis of this proposal, the League of Nations was set up in 1920। तो इसमें क्या हुआ, जो ज्यादातर जो पीस सेटलमेंट्स था उसको डिक्टेट किया गया, और इसमें जो भी पीस सेटलमेंट हुआ था वो अनइक्वली हुआ था। मीन्स इसमें भी भेदभाव किया गया था, और जो डिफिटेड पावर्स थे उनको इस चीज में शामिल तो नहीं किया गया था, इसमें ना ही उनका कोई हक था। और जब ये युद्ध का जब समाप्ति हुआ तो जो यूरोपियन का जो प्रभुत्व था, उसका जो सुपरमैसी था वो भी खत्म हो चुका था, और नए इमरजेंस हुए, नए नए पावर इमर्ज हुए, यूएसएसआर के और यूएसए के, ये मेजर पावर्स के रूप में ये इनका उत्थान हुआ। और ये जो पीरियड है उसमें जो नेशनल मूवमेंट हुआ था एशिया और अफ्रीका, उसमें भी हम लोगों ने देखा कि जो ये लोग थे, जो नवंबर 1918 में जो भी युद्ध हुआ था उसके समाप्त होने से पहले जो यूएस प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, उन्होंने एक पीस प्रोग्राम को डिक्टेट किया, प्रपोज किया, जिसे हम लोग विल्सन 14 पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। इसमें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो प्रपोजल किस चीज का था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट, जिसकी वजह से पीस और सिक्योरिटी बना रहे विश्व में। और इस प्रपोजल के आधार पे लीग ऑफ नेशंस का सेटअप हुआ 1920 में। देखते हैं व्हाट इज द लीग ऑफ नेशंस। ये जो लीग ऑफ नेशंस है वो क्या था। The League was the first international organization set up in 1920 with its headquarters at Geneva. Its main aims were to maintain peace and security in the world, prevent future war, promote international cooperation, settle international disputes peacefully, and improve the conditions of laborers in member countries. But unfortunately, the League failed to prevent war and conflict for which it was set up. When Italy attacked Ethiopia in 1935 and Japan attacked Manchuria in 1936, the League could do nothing. Also, mutual rivalries among nations for the possession of colonies continued, exposing their imperial ambitions. तो ये जो लीग था सबसे पहले वो सेटअप किया गया था 1920 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसका हेडक्वार्टर था जेनेवा में। इसका जो मुख्य लक्ष्य था कि ये शांति को और जो सुरक्षा है पूरे विश्व में उसको मेंटेन करके रखे, और जो भी फ्यूचर में युद्ध हो उस चीज को ये रोक के रखे, ये इंटरनेशनल कॉपरेशन को बढ़ावा दे, जो भी इंटरनेशनली कोई भी झगड़े हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उसका सेटलमेंट करे शांति पूर्वक, और जो भी कंडीशन है लेबर्स के उस कंडीशंस को ये इम्प्रूव करे। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि ये जो लीग है वो फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, और ये जो आने वाले जो युद्ध थे उसको रोक नहीं पाया। जब इटली ने इथियोपिया पे 1935 में अटैक किया और जापान ने मंचूरिया पे 1936 में अटैक किया, तो ये जो लीग है वो कुछ नहीं कर पाया। जो आपसी जो दुश्मनी थी राष्ट्र में अपने पोजीशंस को लेके, अपने कॉलोनीज को लेके, वो फिर कंटिन्यू हो गया, और लोगों ने फिर से अपने साम्राज्य को एक लक्ष्य माना और साम्राज्य के लिए उन्होंने फिर से युद्ध स्टार्ट कर दिया। दी वर्ल्ड बिटवीन दी टू वर्ल्ड वॉर्स, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारे जो दुनिया है, हमारे जो ये विश्व है, वो दो विश्व युद्ध के बाद कैसा हो गया। द पीरियड ऑफ 20 years between the two world wars experienced tremendous changes. There were positive developments like national awakening in countries of Asia and Africa, and popularity of socialist movement in the Soviet Union and in other countries. The world also saw the worst form of dictatorship in many countries of Europe, especially in Italy and Germany. A major economic crisis took place, which affected almost every part of the world, particularly the most advanced countries of the West. The period also witnessed the worst economic depression in USA in 1929, which affected the economy of the entire world. तो ये जो 20 वर्ष का जो समय रहा है दो विश्व युद्ध के बीच में, इसमें बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बदलाव आए हमारी दुनिया में।
यहाँ पे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए, जैसे कि राष्ट्रवादी जागरूकता लोगों के बीच में फैली, जो देश के प्रति उन्होंने अपना कर्तव्य उनको समझ में आया कि हमें अपने देश के प्रति क्या करना है, जैसे एशिया और अफ्रीका हो गया। इसमें सोशलिस्ट मूवमेंट किए गए सोवियत यूनियन में और दूसरे भी कंट्रीज में। और जो ये दुनिया है उसने सबसे खराब डिक्टेटरशिप भी देखा बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे यूरोप स्पेशली इटली और जर्मनी में। इनका जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो भी हुआ। लोग जो पूरे विश्व में इस इकोनॉमिक क्राइसिस से सफर कर रहे थे, पार्टिकुलरली जो मोस्ट एडवांस कंट्रीज था वेस्ट में, वो भी इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बच नहीं पाया। इस पीरियड में सबसे खराब इकोनॉमिक डिप्रेशन रहा है यूएसए 1929 में, जिससे यूएसए तो डिप्रेस्ड हुआ, लेकिन जो हमारी पूरा जो इंटायर वर्ल्ड है वो भी उससे प्रभावित हो गया था उसके इकोनॉमी के कारण। कॉजेज फॉर द ग्रोथ ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म। अब हम लोग देखेंगे जो फैसिज्म है या नाजिज्म है, इसका क्या कारण था कि ये ग्रो किया। After the war, a number of political movements arose in Europe, which was given the name fascism. They had a number of features which were common, that is, hostility to democracy and socialism, and the aim to establish dictatorship. They were supported by the rulers, the upper class, aristocrats, and the capitalists because they promised to save them from the danger of socialism. They let loose a systematic campaign of terrorism and murder, which the government showed little interest in curbing. तो युद्ध के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए यूरोप में, जिससे फैसिज्म नाम दिया गया। इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे थे जो कि डेमोक्रेसी और सोशलिज्म पे बेस्ड थे, और इनका एम था, मेन लक्ष्य था डिक्टेटरशिप को लागू करना। उन्होंने रूलर्स को सपोर्ट किया, अपर क्लास के जो एरिस्टोक्रेट थे या फिर जो पूंजीवाद थे उनको सपोर्ट किया, ताकि इन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि जब कभी आपके ऊपर मुसीबत आएगा सोशलिज्म का, तो हम आपको सेव करेंगे। इसकी वजह से एक जो सिस्टमैटिक कैंपेन था टेररिज्म का, मर्डर का, वो सब लूज हो गया, और जो गवर्नमेंट है उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया कर्बिंग के ऊपर। The dictatorship introduced in Italy by Mussolini is referred to as fascism. The term fascism is derived from Latin word fasces, which stood for symbols of authority in ancient Rome. In 1922, Mussolini came to power with the support of the Italian king and ruled like a dictator from 1925 to 1943. Mussolini banned all political parties and introduced some reforms to get the support of the people. The arrogance of Victorian powers, the inability of the existing governments to cope up with post war problems, the helplessness of the League of Nations, and failure of democratic forces to check fascism made the rise of dictatorship possible. तो ये जो डिक्टेटरशिप था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इटली में? मुसोलिनी के बारे में, जिसे फैसिज्म के नाम से रिफर किया गया। ये जो टर्म है फैसिज्म, वो लैटिन शब्द से लिया गया फेसिस, जिसका मतलब होता है सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी। ये एंशियंट रोम में ये चीज यूज किया जाता था। 1922 में जो मुसोलिनी थी वो पावर में आए और उन्होंने इटालियन को सपोर्ट करा, जो इटालियन किंग थे उनको सपोर्ट किया, और उन्होंने डिक्टेटर के फॉर्म में रूल किया 1925 से लेके 1943 तक। मुसोलिनी ने जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उसको बैंड कर दिया, और जो उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया कुछ रिफॉर्म्स का, जिसके कारण उनको लोगों का सपोर्ट मिल सके। ये जो एरोगेंस था विक्टोरियन पावर्स का, या फिर इसमें जितने भी एग्जिस्ट गवर्नमेंट थे उनको क्या बोला गया कि आप मेरा सपोर्ट करो, आप मेरा साथ दो, और जिससे कि जो भी वॉर का प्रॉब्लम है, इस लीग जो हमारा लीग ऑफ नेशंस है वो जो फेल कर जाएगा, या फिर जो डेमोक्रेटिक फोर्स है ये सबको मैं चेक करूंगा, और ये जो डिक्टेटरशिप है इन्हीं कारण से पॉसिबल हो पाया। मीन्स जो मुसोलिनी थे वो इन सब वजहों से वहां पे अपना डिक्टेटरशिप रूल को कायम करने में सक्षम हो गए थे। द जर्मन वर्जन ऑफ फैसिज्म is known as Nazism. It was established by Adolf Hitler. He promised to reverse post war settlements and restore German power and glory. His vision of rebuilding Germany into a great nation inspired many Germans to join him. It acted like a balm on the wounds caused by the humiliation after World War I. Many people supported Nazism because it seemed to offer a way out of the economic decline. The success of the Nazis proved disastrous not only for the German people but for the entire Europe and many other parts of the world. It led
to dictatorship being established in Hungary, Romania, Portugal, and Spain. The growth of anti-democratic government in so many countries led to World War II. फिर जो जर्मन वर्जन है फैसिज्म का, उसे नाजिज्म के नाम से जानते हैं। ये एडोल्फ हिटलर के द्वारा जर्मनी में स्थापित किया गया था। तो एडोल्फ हिटलर ने प्रॉमिस किया था कि वो जो भी वॉर हुआ, जो भी युद्ध, उसके सेटलमेंट के बाद वो जर्मन के पावर को फिर से रिस्टोर कर लेंगे और उसके ग्लोरी को फिर से वापस ले आएंगे। उनका जो विजन था रिबिल्डिंग जर्मनी का, कि हम लोग अपने जर्मन को एक बड़े से राष्ट्र में फिर से तब्दील कर देंगे। इससे बहुत सारे जो जर्मन थे वो इंस्पायर हो गए, प्रेरित हो गए और उनको उनसे ज्वाइन हो गए। और ये एक बाम के रूप में काम किया कि कोई भी घाव हो गया जिसमें लोगों को ह्यूमिलेट किया गया था, उनका जो निरादर किया गया था विश्व युद्ध प्रथम में, उसके बाद लोगों को लगा कि हाँ, ये जो बोल रहे एडॉल्फ हिटलर सब सही है। ये एक बाम के रूप में काम किया, जो एक घाव भरने का काम करेगा। बहुत सारे जो लोग थे वो नाजिज्म को सपोर्ट किए, क्योंकि उन्हें लगा कि एक ऐसा ऑफर है जिसमें जो हमारा इकोनॉमिक आर्थिक रूप से जो पतन हुआ है अब वो खत्म हो जाएगा, हम लोग फिर से ऊपर उठ के आ जाएंगे। तो ये नाजिस्ट का जो पावर था वो सक्सेस हो गया, और ये सिर्फ सक्सेस होने के बाद इतना ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ कि सिर्फ ये जर्मन के लिए नहीं बल्कि जो पूरा यूरोपियन जो कंट्री था उस पूरे कंट्री के लिए ये एक डिजास्टर साबित हुआ, और बहुत सारे जो वर्ल्ड है वो भी इससे अफेक्ट हुए। इसके कारण जो डिक्टेटरशिप था उसके कारण डिक्टेटरशिप को हंगरी, रोमानिया, पोर्टुगल और स्पेन में भी लागू किया गया था, और इससे एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ग्रोथ हुआ बहुत सारे कंट्री में, जिसके कारण विश्व युद्ध द्वितीय का प्रारंभ हुआ। डेवलपमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम लोग देखते हैं कि जो विश्व के जो दूसरे हिस्से थे उसमें किस प्रकार से डेवलपमेंट हुए थे, विकास हुए थे। England and France too had to face severe economic crisis, scarcity, and unemployment, but they continued with their democratic governments despite workers' strikes and other disturbances in England. The problems were sought to be solved by forming a coalition government consisting of Labour, Liberal, and Conservative parties in 1931. In France, a Popular Front government consisting of left-wing parties was set up in 1936. इंग्लैंड और जो फ्रांस था उसमें भी बहुत सारे ऐसे आर्थिक संकट आ पड़े थे, उसमें बहुत सारी चीजों की कमी हो चुकी थी, लोगों को वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट था, मीन्स उनके पास कोई जॉब नहीं था, उनका जो कंडीशन था वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, उनका जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था वो भी नहीं रहा। इन सब के अलावा जो वर्कर्स थे उन्होंने हड़ताल कर दिया। इंग्लैंड इससे पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था, उसके अंदर बहुत सारे संकट आ पड़े थे, जिससे उस इंग्लैंड वालों को सॉल्व करना था एक कॉलिशन गवर्नमेंट के बनाने के बाद, जिसमें जो लेबर थे, लिबरल थे, या फिर जो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन को फॉर्म किया 1931 में। फ्रांस में एक पॉपुलर फ्रंट गवर्नमेंट थे जिनमें जो लेफ्ट विंग पार्टीज है उनका सेटअप हुआ 1936 के अंदर। Soviet Union emerged as the first socialist state of the world. Under the new government, socialist principles were introduced in economy, and it was the only country to remain unaffected while all the Western capitalist countries suffered due to the economic depression in 1929. तो जो सोवियत यूनियन था वो एक फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट बन गया पूरे विश्व का। इस न्यू गवर्नमेंट में जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स था उसका इंट्रोडक्शन हुआ इकोनॉमिकली, और ये जो कंट्री है वो सिर्फ अनअफेक्टेड रहा, बस यही कंट्री है कि वो अप्रभावित रहा है, जबकि जितना भी पश्चिमी में जो पूंजीवाद थे, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, वो सफर कर रहे थे इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 वाला। ठीक है, though USA participated in World War I, the country did not suffer much material loss. Industrial prosperity, political stability, and economic growth made it a superpower. However, she suffered the worst economic crisis in 1929 due to overproduction. Prices of commodities declined, leading to the fall in share prices. The banks closed down, and people lost their lifelong savings. The loan which USA had given to the European countries affected World War I had to be withdrawn. It resulted in economic instability in the European countries too. The new government that came to power in USA under Franklin Roosevelt introduced a program of economic recovery called the New Deal. Under this, many reforms were introduced, such as creating new employment opportunities, giving help to the farmers, etc. तो जो यूएसए ने पार्टिसिपेट किया जब वर्ल्ड वार फर्स्ट में, तो जो कंट्री था उसके वो ज्यादा सफर नहीं कर रहा था, बहुत सारे जो मटेरियल्स थे वो लॉस हो रहे थे, जैसे कि जो इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी था
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था या फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, वो सारे जो सुपर पावर थे उनका लूज हो रहा था। लेकिन वो सबसे ज्यादा जो उनके ऊपर जो सबसे जो घटिया जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, आर्थिक संकट हुआ 1929 में हुआ, ओवर प्रोडक्शन के कारण हुआ। इसमें जो भी सामान के जो प्राइसेस थे उनका पतन हो गया, जिससे जो उनका दाम रहा किसी भी चीज का वो पूरी तरह से घट चुका था। बैंक्स बंद कर दिए गए, बैंक्स और जो लोग थे उनका जो अपना लाइफ लॉन्ग सेविंग्स था वो भी खत्म हो चुका था। और जो लोन यूएसए ने दिया था यूरोपियन कंट्रीज को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में, उसको भी ले लिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप जो इकोनॉमिक कंडीशंस था यूरोपियन कंट्रीज में, वो भी इनस्टेबल हो गया, अस्थिर हो गया। इससे जो नया गवर्नमेंट बना, जो पावर में आया था यूएसए के, वो कौन सा गवर्नमेंट था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जिन्होंने एक न्यू प्रोग्राम को इंट्रोडक्शन किया, इकोनॉमिक रिकवरी, जिसे एक न्यू डील के नाम से जाना गया। इसके अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स करवाए गए और इसमें इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे कि हम लोग नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेंगे और किसानों को हेल्प करेंगे। Japan was the only country in Asia which emerged as an imperialist country. You have already read with it defeated Russia in 1905. During the period between the two world wars, Japan became a strong military power and supported fascism. She signed the Rome-Berlin-Tokyo Axis with the fascist powers. She also signed the Anti-Comintern Pact to check the spread of communism, along with Germany and Italy, indicating their hostility to Soviet Union. तो जो जापान था वो एक ऐसा देश बन चुका था एशिया का, जो एक साम्राज्यवाद के रूप में बाहर आया था। आप लोगों ने जैसे कि पढ़ा कि जो रसिया है वो 1905 में डिफीट हो चुका था, और इस दौरान दो विश्व युद्ध हुए थे। जो जापान था वो एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर वाला देश बन चुका था और उसने फैसिज्म को सपोर्ट किया। उसने रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस को साइन किया, जो कि फैसिस्ट पावर्स को सपोर्ट करता था। उसने एंटी मीटन पैक्ट को भी साइन किया, जिसमें कम्युनिज्म का स्प्रेड हुआ। और जो जर्मनी है, इटली है, उसने अपने हॉस्टिलिटी को इंडिकेट किया सोवियत यूनियन को। आवर नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज वर्ल्ड वॉर सेकेंड। हम लोग विश्व युद्ध द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध। We have read about the League of Nations and how it failed in its aim within 20 years after its formation. Even though it was set up the aim of preventing future war, World War II started on September 1939. Let us find out why the war took place. हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी लीग ऑफ नेशंस पढ़ा था कि कैसे फेल हो गया। इसका जो लक्ष्य था कि ये 20 साल के अंदर, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था उसके 20 साल के अंदर ही ये फेल हो चुका था। इसका जो सेटअप था, इसका मेन जो एम था कि ये फ्यूचर के युद्ध को रोकेगा। लेकिन जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो सितंबर 1939 में स्टार्ट हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो युद्ध है वो क्यों हुआ था। कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसका होने का कारण क्या था? World War II, like the earlier wars, started in Europe and assumed the character of a world war. The fascist countries wanted to redivide the world for imperialist gains and thus came into conflict with the established power. We know that Germany was politically, militarily, and economically shattered by the Treaty of Versailles. She sought revenge and was ready to have a trial of strength with the Allied powers. The position of Italy was no better. Though Italy joined the Allied powers during World War I with the hope of imperial gain, she did not gain any colonies after the war. She lost nearly 600,000 people during the war. Both the fascist and Nazi parties glorified war and promised to their people that they would bring back the lost glory of their countries through war. They began to follow an aggressive policy of expansion through conquests. Germany annexed Rhineland in 1936, Austria in 1938, and Czechoslovakia in 1938 also. While Italy attacked Ethiopia, this resulted in social tension and conflicts among European nations. तो जो ये विश्व युद्ध द्वितीय है, जैसे कि पहले वाला जो युद्ध हुआ था जो कि यूरोप में स्टार्ट हुआ था और पूरी दुनिया में फैल गया था, उसी तरह से ये जो युद्ध है वो भी कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? यूरोप में। और इसका कारण क्या था? जो फेसिस्ट कंट्रीज थे वो खुद को फिर से डिवाइड करना चाहते थे, ताकि उनका जो साम्राज्यवाद जो है वो पूरी तरह से फैल सके, और उनका जो खुद का जो कॉन्फ्लिक्ट था पूरी तरह से उस कॉन्फ्लिक्ट को जीतने के बाद, उस युद्ध को जीतने के बाद अपने पावर की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो जर्मनी था वो पॉलिटिकली, मिलिट्री
पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली पूरी तरह से बिखर चुका था और उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को साइन किया था। सो उसने अपने बदले को लेने के लिए वो भी एक इस एलाइड पावर्स के साथ जुड़ के रेडी हो गया कि अब हम भी इस युद्ध में भाग लेंगे। और जो पोजीशन था इटली का वो तो बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, इसलिए जो इटली है उसने भी एलाइड पावर्स को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम में ही ज्वाइन कर लिया था, इस होप में कि उसका भी जो खुद का साम्राज्य है वो फिर से वापस आ जाए और उसे और भी कोई युद्ध के बाद कोई कॉलोनीज नहीं चाहिए था, बस उसे अपना साम्राज्य चाहिए था। वो इस युद्ध में 600,000 लोगों को हार चुका था, मीन्स जो खो चुका था युद्ध के दौरान। लेकिन जो फैसिस्ट थे और जो नाजी पार्टिस्ट थे वो ज्यादा फल फूल रहे थे और उसने लोगों को क्या प्रॉमिस किया कि वो जो खोया हुआ सम्मान है उसको वापस ला के देंगे इस युद्ध में। और उन्होंने एक एग्रेसिव पॉलिसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स लोगों ने क्या किया कि हम लोग दूसरे की जमीन को कॉन्क्वेस्ट करेंगे और अपना एक्सपेंशन करेंगे। जर्मनी ने राइनलैंड को एनेक्स कर लिया 1936 में, ऑस्ट्रिया ने 1938 को, और जो जेकोस्लोवाकिया उसको 1938 में उसको भी कैप्चर कर लिया। इटली ने एथियोपिया के ऊपर अटैक कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप पूरी तरह से सामाजिक टेंशन हो चुकी थी लोगों के बीच, खुद के बीच में राइवलरीज थे, लोग कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे और जो यूरोपियन नेशंस थे वो आपस में ही संघर्ष कर रहे थे। You have read about the rise of Japan as a military power and also her support for fascist powers. By signing the Rome-Berlin-Tokyo Axis, these three powers committed support to each other. Japan was given a free hand to expand control in Asia and the region of the Pacific, while Germany and Italy would have a free hand in Europe. तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि जापान किस तरह से मिलिट्री पावर से राइज करता है, किस तरह से उसका उत्थान होता है और उसने किस प्रकार से फैसिस्ट पावर्स को सपोर्ट किया। उसने रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस को साइन किया, जिससे जो ये थ्री पावर्स है वो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए कमिट हो जाते हैं। जो जापान है वो अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए एशिया के ऊपर कंट्रोल करता है और ये जो रीजन है पैसिफिक का। लेकिन जब जर्मनी है उसने इटली को फ्री कर दिया। जर्मनी और इटली फ्री थे पूरे यूरोप में, ठीक है। The success of the Soviet Union alarmed the Western powers, being capitalist countries. They wanted to take the spread of communism, so they adopted a systematic policy of favoring Italy and Germany, who were the anti-communists. This policy is referred to as the appeasement policy. German army, which was restricted to 100,000 soldiers after World War I, increased her strength to 800,000 soldiers without any protest from the Western powers. Even when Hitler put aside the Treaty of Versailles and annexed Rhineland and Austria, the Western powers remained silent spectators. In 1937, civil war began in Spain between the popularly elected government and the fascist leader under General Franco. Hitler supplied arms and ammunition to overthrow the democratically elected government in Spain. Soviet Union appealed to England for collective action against General Franco. When the whole world sent support to the existing government, England and France did not take any action. This appeasement policy reached its climax when Hitler invited the prime ministers of Britain and France to Munich in August 1938. The Munich Pact was signed by them in 1938, allowing Germany to annex Sudetenland in the northern part of Czechoslovakia. Later, the whole of Czechoslovakia was annexed. The policy of appeasement strengthened the fascist powers. तो ये जो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो सोवियत यूनियन है वो खतरे में आ गया वेस्टर्न पावर्स के कारण। और क्योंकि ये कैपिटलिस्ट कंट्री था तो ये अपने कम्युनिज्म को स्प्रेड करना चाहता था, इसलिए उन्होंने एक सिस्टमैटिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया जिसमें उन्होंने इटली और जर्मनी को फेवर किया जो कि एंटी कम्युनिस्ट थे। इस पॉलिसी की वजह से एक अपीजमेंट पॉलिसी आया जर्मनी में, ठीक है। जर्मन जो आर्मी था वो उसने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो 100,000 से ज्यादा सोल्जर्स को रख नहीं सकता वर्ल्ड वार फर्स्ट में, जिससे ये इंक्रीज कर दिया। इसने अपने इस रोक को हटा के, उसने इस रेस्ट्रिक्शन को हटाते हुए अपने ही स्ट्रेंथ को, अपने ही सोल्जर्स को कितना कर लिया, 800,000। ना ही किसमें कोई प्रोटेस्ट हुआ, ना ही वेस्टर्न पावर्स का इसमें इंटरफेरेंस हुआ। लेकिन जब हिटलर थे उन्होंने एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को देखा
उन्होंने इस चीज को, जो ट्रीटी था वर्साइल्स का, जो जर्मन ने साइन किया था, उसको उसने साइड कर दिया और उसने राइनलैंड और ऑस्ट्रिया को कैप्चर कर लिया। और जो वेस्टर्न पावर्स थे वो अभी भी शांत थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो एक मूकदर्शी बन के सिर्फ देख रहे थे कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। 1937 में सिविल वॉर स्टार्ट हो चुका था स्पेन में। पॉपुलरली ये गवर्नमेंट और फैसिस्ट लीडर के बीच में, जनरल फ्रांस्को जो एक फैसिस्ट लीडर थे, उनके बीच में ये युद्ध हो रहा था। हिटलर आर्म्स को और एम्यूनिशन को सप्लाई कर रहे थे, और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था स्पेन में, उसको वहां से हटाना चाहते थे। सोवियत यूनियन ने इंग्लैंड से अपील किया कि हमें अभी कलेक्टिव एक्शन लेना, मीन्स एक साथ मिलकर एक्शन लेना है जनरल फ्रांस्को के विरोध में। लेकिन जब पूरी दुनिया सपोर्ट किया एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को, तो जो इंग्लैंड और फ्रांस था वो तब भी कोई एक्शन नहीं लिया। और ये जो अपीसमेंट पॉलिसी था वो क्लाइमेक्स तक पहुंच गया। और जब हिटलर कब पहुंचा ये क्लाइमेक्स तक, जब हिटलर ने प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटेन के थे और फ्रांस के थे, उनको म्यूनिच में अगस्त 1938 को इनवाइट किया था। ये जो म्यूनिच पैक्ट था उसको साइन किया गया 1938 में, जिसमें जो जर्मनी थे वो उसको अलाय मीन्स अलाउ कर दिया गया था, परमिशन दे दिया गया था। तो जर्मनी ने सुडेनलैंड को, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चेकोस्लोवाकिया का है ये पार्ट, उसको एनेक्स कर लिया, कैप्चर कर लिया। बाद में जो पूरा चेकोस्लोवाकिया उसको ही कैप्चर कर लिया गया था। ये जो पॉलिसी है अपीसमेंट का, इससे जो फैसिस्ट पावर्स थे उनको ताकत मिली। It was now clear that Britain and France wanted Germany and Italy to act against the Soviet Union. To stall this plan, Soviet Union signed a pact with Germany by which both agreed not to attack one another. This gave her some time to prepare for future confrontation while Germany obtained the neutrality of the Soviet Union. The scene was set for World War II when Germany attacked Poland on 1st September 1939. ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी ऑन 3 सितंबर 1939। तो अब ये क्लियर हो चुका था, जो कि ब्रिटेन है और जो फ्रांस है, वो जर्मनी और इटली के अगेंस्ट, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट युद्ध करना चाहते थे। तो उन्होंने एक प्लान को स्टॉल किया। जो सोवियत यूनियन था उसने एक पैक्ट को साइन किया जर्मनी के साथ, और दोनों ने क्या एग्री किया कि हम लोग कभी भी एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। इससे क्या हुआ कि उनको कुछ समय मिल गया कि वो अपने फ्यूचर में, जब वो आमने सामने होंगे या फिर जब फ्यूचर में उनका युद्ध होगा, तो उनके लिए तैयारी के लिए उनको टाइम मिल गया। जो जर्मनी था उसने न्यूट्रलिटी हासिल कर लिया सोवियत यूनियन से। और ये जो सीन है वर्ल्ड वॉर सेकंड का, वो पूरी तरह से तैयार हो चुका था, सेट हो चुका था, जब जर्मनी ने पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 में अटैक किया। और ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर युद्ध कब घोषित किया? 3 सितंबर 1939 में। कंसिक्वेंसेस ऑफ द वॉर, अब ये जो घटना है उसका क्या परिणाम निकला, ये जो युद्ध है उसका क्या परिणाम हुआ? The war came to an end in September 1945. This was the most destructive war in human history. It caused unprecedented loss of life, property, and resources. Big buildings were razed to the ground, and thousands of people were uprooted from their homelands. The German Jews were either exterminated or sent to concentration camps. The Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki were almost wiped off when atomic bombs were dropped on them. The danger of nuclear holocaust was one of the major consequences of the war. Germany was divided into 4 zones, each under the control of one of the victorious powers. The Nazi Party was banned and the German army disbanded. Japan was placed under US supervision in 1949. When monarchy was re-established, US troops were withdrawn. तो ये जब युद्ध है उसका कब अंत हुआ? सितंबर 1945 में। ये बहुत ही ज्यादा भयानक युद्ध रहा है मानव के इतिहास में। इससे पहला ये घटना कभी नहीं देखी गई। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से भी ज्यादा भयंकर रहा वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसमें बहुत सारे लाइफ का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी जितने भी रिसोर्सेस उनका तो नुकसान हुआ ही, साथ में जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे वो एकदम धराशायी हो गए। हजारों लोग अपने घर से बेघर हो गए। जो जर्मन ज्यूस थे उनको या तो एक्सटर्मिनेट किया गया या फिर उनको कैंप्स में भेज दिया गया। ये जो जापान का जो शहर है, दो, हिरोशिमा और नागासाकी, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था जब उनके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराया गया था। और क्योंकि ये जो न्यूक्लियर हॉलोकास्ट किया गया था, जिससे कि ये जो वॉर है बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका था। जर्मनी 4 जोन में बढ़ चुका था, और जितना भी जोन था उसका कंट्रोल किसके पास था? तो विक्टोरियस पावर्स के पास इसके ऊपर का कंट्रोल था।
जो नाजी पार्टी था उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया और जर्मनी का जो आर्मी था उसके ऊपर भी प्रतिबंध कर दिया गया। जापान को यूएस के सुपरविजन में रखा गया। 1949 में जब मोनार्की का फिर से रीस्टैब्लिशमेंट हुआ तो जो यूएस का जो ट्रूप्स था उसको वापस बुला लिया गया। Imperialism weakened with USA and Soviet Union emerging as superpowers. The world was now divided into two power blocs, the Communist bloc headed by Soviet Union and the Western bloc headed by the USA. The tension and unarmed conflict that developed between these blocs started the Cold War which continued for a very long time. तो ये जो साम्राज्यवाद था जिसकी वजह से यूएसए और जो सोवियत यूनियन था पूरी तरह से कमजोर हो चुका था और नए नए सुपर पावर्स इमर्ज हो रहे थे। जो वर्ल्ड वार है उसके कारण से जो हम डिवाइडेशन हो गया वर्ल्ड का दो ब्लॉक में, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा हेड किया जाता था और एक वेस्टर्न ब्लॉक जो कि यूएसए के द्वारा हेड किया जा रहा था। टेंशन हो चुका था पूरी तरह से, लोग अनआर्म्ड हो गए थे, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उनके बीच में, जिससे कि ये जो ब्लॉक्स है उनका स्टार्ट किया गया कोल्ड वॉर की तरफ, फिर से युद्ध की तैयारी होने लगी और जो कि ये कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। ये तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी थी जो कि लंबे समय तक चला। A major impact of the war was the foundation of United Nations Organization UNO, जिसका नाम आपने सुना होगा, about which you will read in the next section. The world has since then undergone many changes. Its political map has changed. A large number of nations of Asia and Africa who had suffered under colonial rule are now independent. Together, they are now a major force in the world. तो इसका एक मुख्य प्रभाव क्या पड़ा युद्ध का कि इसमें एक फाउंडेशन का खोज हुआ था। ये फाउंडेशन क्या था? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, जिसके बारे में आप नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले हो। ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया थी हमारी, पूरी तरह से चेंजेस हो गए। इसका जो पॉलिटिकल मैप था वो पूरी तरह से बदल के रह गया। इसमें जो बहुत सारे जो नेशन थे एशिया के और अफ्रीका के, वो कॉलोनियल रूल से सफर कर रहे थे जो कि अब आजाद हो चुके थे और साथ में ये एक मेजर फोर्स बन चुके थे पूरी दुनिया के लिए। फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग देखेंगे कि जो यूएनओ का फाउंडेशन कैसे हुआ था। द हॉरर्स ऑफ द वॉर मेड द वर्ल्ड लीडर्स रियलाइज्ड the need for an international organization for peace. World leaders such as British Prime Minister Winston Churchill, Soviet leader Stalin, and US President Roosevelt met at various conferences to decide about the formation of this organization. Finally, on 24 October 1945, at a conference in San Francisco, the United Nations Charter was adopted by the members of 50 nations and the United Nations organizations UNO was formed. Since then, 24 October is celebrated every year as UN Day. All over the world, the UNO is based on the principle of sovereignty and equality of all nations. The main aims of the UNO are to maintain peace and security in the world, to prevent future war, to solve international disputes peacefully, and to promote international cooperation. कि बहुत ज़्यादा युद्ध के बाद भयावह स्थिति प्रकट हो चुकी थी। जो दुनिया के जितने भी लीडर्स थे उनको एक रियलाइजेशन हुआ कि उन्हें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए शांति के लिए। उन्होंने जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे जैसे कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, सोवियत के लीडर थे स्टालिन और यूएस के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उन्होंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस किए और आपस में मिलकर उन्होंने निश्चय किया कि हम लोग को एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो हमारे लिए पीस को, हमारी शांति को बरकरार रखे। फाइनली 24 अक्टूबर 1945 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ सैन फ्रांसिस्को में यूनाइटेड नेशंस चार्टर में, जहाँ पे अडॉप्ट किया गया। यहाँ पे 50 नेशंस में 50 राष्ट्र के मेंबर्स आए और उन्होंने फॉर्मेशन किसका किया? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का। और तब से 24 अक्टूबर को हम लोग यूएन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं पूरी दुनिया में। यूएनओ एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसका प्रिंसिपल कौन सा है? सॉवरेनिटी, इक्वालिटी। जितने भी नेशंस हैं वो इक्वल होंगे और ये सॉवरेन रहेंगे। इनका जो मेन एम है यूएनओ का वो है पीस को मेंटेन करके रखना और जितना भी सिक्योरिटी है उस चीज को वर्ल्ड में मेंटेन करना, और इसमें जो भी फ्यूचर वार होगा उसको प्रिवेंट करना। साथ में जो भी इंटरनेशनल लड़ाई झगड़े होंगे अंतरराष्ट्रीय, उसको पीसफुली इस चीज को सॉल्व करना, साथ में इंटरनेशनल कॉपरेशन को बढ़ावा देना, ये चीजें यूएनओ के अंदर की जाती हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन,
Like the League of Nations, which was established after World War I, the UN too had a major objective of maintaining international peace and security. It also had another major objective to develop friendly relations among nations on the basis of equality and achieve international cooperation in solving economic, social, cultural, and humanitarian problems. To promote human rights and fundamental freedom for the peace of the world was one of the aims of the UN. It was also to act as a common platform for harmonizing the activities of various nations for the attainment of the objectives of the UN. तो जैसा कि लीग ऑफ नेशन जो कि विश्व युद्ध प्रथम के बाद स्थापित किया गया था, तो इसमें यूएन के भी कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव रहे जिससे वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। इसका एक अनदर मेजर ऑब्जेक्टिव है कि ये फ्रेंडली रिलेशंस अदर कंट्रीज अदर नेशंस के बीच में बनाए रखे इक्वालिटी के बेसिस पे, और इनका जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है जिससे वो इकोनॉमिक कंडीशन को सॉल्व कर सके, सोशल और कल्चर और जितने भी ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सके। तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करा, फिर जो फंडामेंटल फ्रीडम उन्होंने लोगों को दिया, और इनका जो एम था यूएन का उन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से किया। और एक ऐसा एक्ट था जिसमें जो कॉमन प्लेटफॉर्म दिया गया है, लोग अपना एक खुशहाली भरा एक्टिविटी करें, उसमें खुशहाली भरा जीवन जिए, और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे यूएन के उस चीज को इसमें इंक्लूड किया गया। Now, based on your understanding, try to solve in text question 4.3. फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तब तक के लिए इस चैप्टर का सारे इंटेक्स क्वेश्चन और टर्मिनल एक्सरसाइज बनाने का प्रयास करें। यह है टर्मिनल एक्सरसाइज। सारे इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर यहाँ नीचे दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें। That's all for today. Thank you everyone.